हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय आपका साइंस टीचर आपके साथ उपस्थित हूँ क्लास 10th की साइंस को लेकर। और उसमें भी जो ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनको लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। और अब अपन कोशिश करेंगे कि डेली आपके लिए मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है, और अपन उनकी प्रैक्टिस करें, डिस्कस करें अच्छे से उनका साथ में, ठीक है। तो और उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे आ जाएं और जुड़ जाएं अच्छे से, और देखें साथ में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट करते रहें, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। जो भी डाउट होगा हम कंटिन्यू क्लियर भी करते जाएंगे साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की साइंस, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। देखिए, पहले क्वेश्चन की चर्चा करें अपन। पहला क्वेश्चन क्या है कि जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। यानी जल H2O, जल का जो विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, यानी जल को के अंदर विद्युत अपघटन का मतलब जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जब जल के अंदर, तो कौन सी गैस मुक्त होती है। प्राप्त होने का मतलब मुक्त होती है, ठीक है। कौन सी गैस प्राप्त होती है या मुक्त होती है, हम बताइए फिर। देखिए, ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। बताइए मुझे फटाफट, ठीक है। फटाफट आपके कमेंट कीजिए। देखिए, मुक्त होने का मतलब, अगर अपन ये लो पात्र है, इसमें अपन ने क्या लिया, पानी भर दिया। अब इसमें इलेक्ट्रोड जोड़ दिए अपन ने, ठीक है, इलेक्ट्रोड डाल दिए, और उसको अपन ने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ेंगे तभी तो इसमें धारा आएगी ना, ये धारा आ गई। अब धारा बहते ही जो H2O है जल, वो H+ और O- में टूटेगा, ठीक है। अब ये टूट कर ये माइनस वाला इस प्लस की तरफ, ये प्लस वाला इस माइनस की तरफ जाकर यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर चिपक जाएगा, अलग हो जाएगा। पर लेकिन मुक्त होने का मतलब है यहाँ से मुक्त रूप से बाहर निकलना, प्राप्त होना, तभी मुक्त होगी, तभी तो प्राप्त होगी। तो क्या ये मुक्त हुई? नहीं हुई, ठीक है। मुक्ति नहीं हुई तो हमें कुछ प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो इसलिए उपयुक्त में से, इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, द। क्या है इसका आंसर? द। अगला देखिए, चींटी के डंक में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल, ऑप्शन है आपके पास मेथनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ये लिखा हुआ है आपके, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए इन ऑप्शंस में से कौन सा होता है कौन सा है इनमें से, फटाफट। देखो, चींटी के डंक में पाया जाने वाला जो अम्ल होता है, जिसको अपन चींटी को क्या बोलते हैं, फॉर्मिका बोलते हैं, फॉर्मिका कहा जाता है। और इसी नाम के आधार पर इसके अंदर जो पाए जाने वाला जो डंक के अंदर जो अम्ल होता है उसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। अब आप सोचोगे सर फॉर्मिक अम्ल होता है, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये सवाल गलत है। नहीं, ये सवाल गलत नहीं है। इस फॉर्मिक अम्ल को ही अपन क्या बोलते हैं, मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है अपना, अ। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? ऑप्शंस है आपके जिंक, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड। बताइए उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा होता है, बताइए मुझे फटाफट। ऐसे तो आपने मेरी मिस्टेक पकड़ ली होगी कि ये जिंक ऑक्साइड पर मैंने पहले ही क्लिक कर दिया था, इसका आंसर जिंक ऑक्साइड ही है। अब देखिए
अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। ऊर्जा की मुद्रा के रूप में क्या कार्य करता है, कौन कार्य करता है, ठीक है, किसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को समझा दूं। ऑप्शन है आपके ग्लूकोज, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया, सीएमपी आदि। 4 ऑप्शन है, ग्लूकोज, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया और सीएमपी। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होता है एटीपी। और मैंने आपको लिखाया भी था, क्या लिखवाया था कि ऊर्जा की मुद्रा, और इंपॉर्टेंट करके बताया था, सवाल पूछ ले ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, तो ऊर्जा की मुद्रा एटीपी को कहते हैं, एटीपी, ठीक है। अब यहाँ अपन एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, कोई कमेंट करके बता सकता है मुझे। एटीपी का पूरा नाम होता है आपके एडिनो ट्राई फॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम होता है। ओके, अगले सवाल पर चले अपन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर आता होगा। मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है? मानव में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? सिंपल सा सवाल, ठीक है। हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन या मिलेनिन? बताइए फटाफट कौन सा होता है। मिलेनिन, लेग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन। आपके कमेंट्स का इंतजार है मुझे, फटाफट बताइए आप लोग, ठीक है। तो देखिए मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसे अपन HB द्वारा लिखते हैं, ठीक है। इसी के कारण हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ये भी पता है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारे रक्त के अंदर, RBC के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये आगे देखिए, कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए फटाफट। कौन सा हार्मोन है? अपन ने ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं विभिन्न प्रकार के, हमारे शरीर में 16 ग्रंथियां पाई जाती है, उसमें से कुछ के बारे में पढ़ा था। कुछ एक ऐसी ग्रंथि होती है जिससे एक हार्मोन निकलता है, ठीक है। उस हार्मोन का कार्य होता है कि वो अपन को आपातकालीन स्थितियों में तैयार करता है अपने शरीर को। अब अगर अपन को लड़ना है या कहाँ से भाग जाना, ये एक आपातकालीन स्थिति होती है। कोई अट्टा कट्टा इंसान हमारे सामने आ जाए तो अपन को उससे अब लड़ना है या उससे देख के भाग जाना है, कौन सा स्टेप उठाना है, अपन को क्या करना है, वो करने के लिए तैयार करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन व एड्रेनलिन, ठीक है। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए फटाफट मुझे, मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर होता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। ये हमारे एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। एड्रिनल या जिसे अपन शुद्ध हिंदी में अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ये भी देख लेते हैं अपन। एस्ट्रोजन ये अंडाशय से निकलता है, जो मानव में मादा लिंग हार्मोन है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायराइड ग्रंथि, इसको हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं, ये अपन ने देखा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है एड्रेनलिन द, ठीक है। अगला है इंसुलिन का कार्य क्या है। ये अब इंसुलिन का क्या कार्य है? लैंगिक अंगों का विकास करना, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना, वृद्धि को प्रेरित करना या हार्मोन स्राव को नियंत्रित करना। फटाफट बताइए इसके बारे में। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम क्या है? फटाफट अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो इंसुलिन का काम होता है रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करना, यानी रक्त में शर्करा का स्तर कैसा है उसको नियंत्रित करना। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देख के बताया था कि अपन क्या करते हैं कि काफ़ी टाइम से कुछ किसी खाने में नहीं गए हैं, अचानक खाने में गए और अपन वहाँ पर मिठाई देखते हैं बढ़िया बढ़िया, तो मिठाई ज़्यादा खा लेते हैं। मिठाई ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारी जो शर्करा का स्तर था वो
बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तब अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो इंसुलिन हार्मोन को छोड़ती है और इस शर्करा के बढ़े हुए स्तर को क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन धीरे धीरे कम करता है, कम करता है, बिल्कुल ही नष्ट नहीं करता या ख़त्म नहीं करता, कम करता है। यानी हमारे शरीर को जितनी शुगर की आवश्यकता होती है उतनी शुगर को रखता है और बाकी को धीरे धीरे कम कर देता है। इसीलिए इंसुलिन से जुड़ा एक और सवाल कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। कौन सा? मधुमेह रोग होता है। सवाल पूछा जाता है कई बार कि मधुमेह रोग का कारण बताइए। तो इंसुलिन की कमी, कौन से हार्मोन की कमी से? मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। अब ये देखिए, एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी है। अगला सवाल, एक डायप्टर लेंस की क्षमता किस लेंस के फोकस दूरी की होगी? यानी लेंस की फोकस दूरी क्या हो जब उसका लेंस की क्षमता एक डायप्टर होगी। यदि वो लेंस 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है तब उसकी लेंस क्षमता एक डायप्टर होगी। 10 सेंटीमीटर का हो, 1 मीटर का हो या 10 मीटर का हो। बताइए राइट आंसर क्या है इसमें। 8वां क्वेश्चन आपके लिए, स्क्रीन को थोड़ा आगे ले जाते, ऊपर ले लेते हैं। बताइए फटाफट। तो देखिए इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर है 1 मीटर। यानी जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी उसके लेंस की क्षमता भी क्या होगी? एक डायप्टर होगी। सवाल यहां से एक और मैं आपको बना के देता हूं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर। उसको डी से दर्शाते हैं अपन। इसका आंसर 1 मीटर है, ध्यान रखिए। अब प्रकाश के परावर्तन, अगला सवाल। प्रकाश का परावर्तन अपन ने पढ़ा होगा। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ है आपके लिए, देखिए। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ चीजें, कुछ बातें हैं। उसमें से आपको असत्य बतानी है कि कौन सी गलत है। ट्रू फॉल्स देखते हैं ना अपन, कौन सी गलत है इन चारों ऑप्शन में से। आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही तल में होती है। पहली लाइन ये कह रहा है कि भाई आपतित किरण और परावर्तित जो किरण होती है वो एक ही तल में होती है। क्या ये सही है या गलत है, आपको बताना है, ठीक है। परावर्तित किरण की आवृत्ति परिवर्तित व चाल अपरिवर्तित रहती है। जो परावर्तित किरण होती है, यानी ये आई किरण और यहाँ से टकरा कर वापस चले गए। अब जो परावर्तित किरण की जो आवृत्ति होती है वो तो नहीं बदलती, लेकिन चाल अपरिवर्तित, सॉरी आवृत्ति तो बदलती है लेकिन चाल अपरिवर्तित रहती है। क्या ये गलत है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, क्या ये गलत है? परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहते हैं, दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं, क्या ये गलत है? दोनों में से गलत, चारों में से गलत कौन सा है ये बताइए, ठीक है। अब दो तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम ही हैं। एक तो आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ये राइट है एकदम, तो ये तो गलत नहीं हुआ। और आपतन कोण और परावर्तन कोण ये भी क्या होते हैं? एक प्रकाश के परावर्तन का नियम है, तो ये भी सही है। तो अब दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कौन सा गलत है बताइए फटाफट। जल्दी बताइए आप लोग, कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं। इसका राइट आंसर है ब इसका राइट आंसर है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसका राइट आंसर है ब। परावर्तित किरण की आवृत्ति परिवर्तित एवं चाल अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। ये गलत ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। देखिए, तो यानी कि ये गलत ऑप्शन है, यानी इस क्वेश्चन के लिए आंसर तो यही है, लेकिन अपन को यहाँ भी फोकस करना है इन तीन चीज़ों पर कि प्रकाश के परावर्तन के लिए तीन चीज़ें भी होती है। पहले तो दो नियम ही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और एक अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं।
परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल अपरिवर्तित रहती है, चाल में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, 10वें सवाल की अगर अपन चर्चा करें, 10वां सवाल देखिए। 10वां सवाल है कि विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण कौन सा है। ठीक है, स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि ये सवाल अपने हाफ ईयरली में भी आया था, जिसमें x और y दो दे रखे थे और वहाँ अपन को बताना था कि भाई x पर कौन सा आएगा और y पर कौन सा आएगा। यानी इस प्रकार का एक परिपथ दे रखा था आपको, जहाँ पर ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, इस प्रकार का एक परिपथ आपको दे रखा था, उसमें एक जगह x और एक जगह y दे रखा था। अब इस x और y में आपने अगर सही लिखा है तो इसका भी पहचान लो कि विद्युत परिपथ में धारा मापने का यंत्र कौन सा है। सिंपल से इस सवाल को कहते हैं, तो धारा मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। आपके पास है, आपके पास ऑप्शन है आपके धारा नियंत्रक, वोल्ट मीटर, अमीटर या ओम मीटर। बताइए, धारा नियंत्रक, वोल्ट मीटर, अमीटर या ओम मीटर, चारों ऑप्शन में से कौन से होंगे, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा अमीटर। अमीटर को हमेशा धारा मापने वाला यंत्र कहते हैं, और यह धारा मापने के लिए चालक तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना। यानी एक लाइन में ये चालक तार होगा तो इसके जस्ट आगे क्या होगा, अमीटर होगा। तो यहाँ पर कहाँ अमीटर लगा होगा, ये y स्थान पर, तो ये होगा अपना अमीटर। ठीक है, तो ये x क्या है, x होता है अपना यहाँ पर वोल्ट मीटर, जो क्या करता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्या मापता क्या है, यानी विद्युत परिपथ में विभवांतर, क्या विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। बताइए मुझे, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तीसरा है चालक के पदार्थ पर, और चौथा है चालक की आकृति पर। विशिष्ट प्रतिरोध, एक प्रतिरोध होता है यार, एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो। देखिए आप बताइए मुझे, बताइए फटाफट कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा गया विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, न कि सिर्फ प्रतिरोध के बारे में। और बता दूं, सिर्फ R के बारे में नहीं पूछा गया जो प्रतिरोध का मात्रक है, अपन को पूछा गया है ये उल्टा P, या जिसे अपन कहते हैं रो के बारे में। ये किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, चालक के पदार्थ पर, के चालक की पदार्थ किस पदार्थ से बना हुआ है, या चालक की आकृति आकार कैसा है। बताइए फटाफट क्या आंसर होगा इसका। तो यह इसका आंसर होता है स। चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है कि वो कौन से पदार्थों का बना हुआ है, यानी लोहे का तार है, चांदी का तार है, सोने का तार है, किस प्रकृति का, किस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, उस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे कहलाते हैं। घरों में जो विद्युत शक्ति या अपनी जो लाइट आती है उसकी आपूर्ति, उसको लाने के लिए कौन से तार काम में लाते हैं, उनका नाम क्या है, बताइए। विद्युन्मय तार, उदासीन तार, फ्यूज तार या मेंस तार। इसका आंसर है अपना द मेंस तार। ठीक है, मेंस तार। ठीक है, अब विद्युन्मय तार, एक उदासीन तार, एक फ्यूज तार, ये अब 3 ऑप्शन और है। विद्युन्मय तार यानी अपन देखते हैं टोटल 3 तार होते हैं।
ठीक है। अपने जो एक केबल आती है उसमें टोटल 3 तार होते हैं, ठीक है, 3 तार होते हैं इस प्रकार से। एक तो ऐसा होता है जिसमें लाइट बहती है, ठीक है, ठीक है, जिसे करंट वाला तार या जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युन्मय तार कहते हैं। एक तार ऐसा होता है जो न्यूट्रल होता है, जिसे अपन न्यूट्रल कहते, ठीक है। इसमें करंट नहीं होता, यानी ये विद्युत धारा इसमें नहीं बहती है, ठीक है। एक होता है अपना, इसे अपन उदासीन तार भी कहते हैं। न्यूट्रल तार को ही क्या कहते हैं, अपना दूसरा उदासीन तार कहते हैं। एक तार होता है जिसे अपन अर्थिंग का तार कहते हैं। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा विद्युत धारा जो भी आती है, विद्युत आती है, उसको ज़मीन के अंदर ले जाता है, ठीक है, जिससे हमारे जो उपकरण हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10, 11, 12 अपन ने देखें। उम्मीद करता हूँ जो भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे और आपने याद किए होंगे। तो अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। मिलते हैं अगले दिन कुछ नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।